हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गिरीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने इतिहास के 56वें अंक तक पहुंच चुके हैं। पिछले 55वें और 54वें अंक में आपको बताया था किस तरीके से दिल्ली दरबार लगा। उसके बाद 1916 में एक और मूवमेंट आया, होम रूल मूवमेंट, जिसको होम रूल आंदोलन कहा जाता है। और ये बताया था आपको 55वें नंबर की क्लास में कि होम रूल मूवमेंट आयरलैंड से प्रेरित था, आयरलैंड से इंस्पायर्ड था और वहीं से भारत आया था, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। और इसी होम रूल ने भारत में एक राजनीतिक जागरूकता जो थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस, उसको बनाए रखने का काम किया। अब उसी 1916 के साल में भारत में एक और बड़ी घटना होती है। 1916 में ही 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ। अब ये जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ, इस कांग्रेस के लखनऊ सेशन में तीन बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली बड़ी घटना जो होती है, जो कांग्रेस के दो नरम दल और गरम दल, आपको बताया था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों में झगड़ा हुआ था। 1907 में वो लोग अलग हो गए थे। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वापस इन लोगों में समझौता हो चुका था और नरम दल गरम दल का विलय आपस में हो चुका था। बताया था कि तिलक का झगड़ा था, जिसमें फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी और महादेव देसाई और ये जो पुराने नेता थे, इन लोगों से झगड़ा चल रहा था। फाइनली जो फिरोज शाह मेहता थे, उन्हीं को तिलक का चप्पल लगा था। तो जब फिरोज शाह मेहता की 1915 मौत हुई, तभी तिलक की वापसी संभव हो पाई और गरम दली कांग्रेस में वापस शामिल होते हैं। इस 1916 के लखनऊ सेशन में एक और बड़ी घटना हुई थी। 1909 में एक एक्ट आया था, मोंटेग्यू मिंटो मॉर्ले सुधार। वो मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल दे रहा था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे रहा था, जिसकी मांग मुस्लिम लीग कर रही थी। उसी को कांग्रेस ने समर्थन किया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ पैक्ट होता है। ठीक। और तीसरी जो बड़ी घटना 1916 की है, 1916 के इस कांग्रेस सेशन की, वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का भारत में जो सार्वजनिक जीवन का शुरू होता है, जो पॉलिटिकल कैरियर आप कह सकते हैं, पब्लिक कैरियर शुरू होता है, वो इसी लखनऊ सेशन से शुरू होता है। यहीं से भारत की राजनीति में गांधी जी अपने सार्वजनिक मंच की शुरुआत करते हैं, सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से एक तरीके से गांधी जी की जब शुरुआत होती है, फिर अगले कुछ सालों में गांधी जी ही भारत की राजनीति का पर्याय बनते हैं। और गांधी जी के नेतृत्व में हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था, स्वतंत्रता संग्राम था, वो आगे चला और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा। तो जब गांधी जी आते हैं और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हैं, जब लीडरशिप करते हैं, गांधी जी को हमारे फ्रीडम मूवमेंट का एक तरीके से नायक कहा जाता है, हीरो कहा जाता है। तो जैसे फिल्मों में होता है ना, हीरो की एंट्री होती है, तो वैसे समझ लीजिए कि हम लोग की फिल्म में अब हीरो की एंट्री हो रही है। जो हमारे नायक थे गांधी जी, इनका प्रवेश होता है। अब जैसे फिल्मों में हीरो की एंट्री होती है, तो हीरो की एंट्री के बाद के पहले उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हीरो कैसे रोटी चुरा के भागा और दौड़ते दौड़ते भागते भागते बड़ा हो गया। तो वही हम लोग यहाँ भी बात करेंगे गांधी जी के बारे में। पहले उनका बैकग्राउंड, उनका बेसिक जीवन कैसे गुजरा, क्या उनकी उपलब्धियाँ थी। उसके बाद फिर यहाँ पर लखनऊ जब पहुँचेंगे, तो लखनऊ से आगे की उनकी राजनीति की शुरुआत करेंगे। तो गांधी जी के जीवन के बैकग्राउंड के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग फ्लैशबैक में थोड़ा सा जाते हैं। गांधी जी का जन्म सबको पता होगा, हर साल मनाते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर में। पोरबंदर गुजरात में पड़ता है। और इनके जो पिताजी थे, उनका नाम करमचंद था। और ये जो करमचंद जी थे, ये राजकोट के दीवान थे। और इनकी माँ का नाम था पुतलीबाई। और जिनका जो शादी थी 1883 में, 1883 में वॉज मैरिड। 1883 में गांधी जी का विवाह होता है कस्तूरबा गांधी के साथ। ठीक है। तो गांधी जी और कस्तूरबा से इनकी 4 संतानें हुई थी। 4, ध्यान रखेंगे, गांधी जी के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। देवदास सबसे छोटे थे। तो गांधी जी कुल कितने बेटे थे? 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और फिर बाद में इनके पिताजी ने इनको पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए लंदन भेजा। लंदन में बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए इनको भेजा। तो 1888 में इनको कहाँ भेज दिया गया? लंदन भेजा गया। अच्छे घर से थे, लंदन के कॉलेज में लॉ की पढ़ाई पढ़ी और लॉ की पढ़ाई पढ़ के वकालत उन्होंने पूरी की। वकालत पूरी करके 3 साल का कोर्स था। तो 88 में गए और 1891 में लौट के इंडिया आ गए। तो जब भारत आए तो फिर बैरिस्टर बन चुके थे। जैसे आज वकील बोलते हैं ना, लॉयर, तो उस ज़माने में वकील या लॉयर को बैरिस्टर बोला जाता था। तो गांधी जी उसमें बैरिस्टर बन के 1891 में भारत लौटते हैं। भारत पहुँच के
इन्होंने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी शुरू की, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में उसमें बड़े बड़े वकील थे, तो उतने बड़े बड़े वकीलों के आगे गांधी जी की चली नहीं। फिर वहाँ से वो फिर शिफ्ट हो गया राजकोट की दीवानी अदालत, जहाँ इनके पिताजी दीवान थे। तो राजकोट की दीवानी अदालत में उन्होंने कामकाज करना शुरू किया। तो यहाँ भी उनकी वकालत को जम नहीं पा रही थी, क्योंकि ये बेसिकली थे कॉरपोरेट लॉयर जो कंपनी के मामले के जानकार थे, और वहाँ पर राजकोट में उनके हिसाब से कुछ मुकदमे आ नहीं रहे थे, तो बस छोटी मोटी आमदनी बिल्कुल नहीं के बराबर हो रही थी। तो हालत बिल्कुल ख़राब था। तो हालत जब इनकी बिल्कुल ख़राब थी, कुछ अच्छे ऑफर नहीं आ रहे थे, रोज़गार का संकट इनको भी हो रहा था, तो इन्होंने अपने लंदन में मित्रों को लिखा कि भाई यहाँ पर कुछ बढ़िया कंपनी का ऑफ़र नहीं आ रहा है, आपके यहाँ कोई बढ़िया ऑफ़र हो तो बताइएगा, रेफरेंस दीजिएगा हमारा, हम भी खाली हैं, चला जाएगा। तो इन्होंने मित्रों को अपने पत्र लिखा हुआ था। उसी समय साउथ अफ्रीका, अफ्रीकी देश है दक्षिण अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में एक भारतीय मूल के एक व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। तो दादा अब्दुल्ला की एक बहुत बड़ी फर्म थी दक्षिण अफ्रीका में, और उन्हीं को अपने फर्म के लिए एक मुकदमा करना था। उसके लिए उनको एक वकील चाहिए था, बढ़िया बैरिस्टर चाहिए था। तो दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका से पहले लंदन गए। लंदन में जाके उन्होंने बैरिस्टरों से मुलाकात की, जो वकील होते थे, वकीलों से मुलाकात की कि भाई हमारे लिए कोई केस लड़ने को तैयार हो। लेकिन जो रेट वो दे रहे थे उस दर पर लंदन का जो बड़े वकील थे वो चलने को तैयार नहीं हुए। तो वही वकीलों के पास घूमते घूमते दादा अब्दुल्ला पहुँचे गांधी जी के मित्र के पास। तो उसने खुद तो आने से मना कर दिया, लेकिन उसने गांधी जी की चिट्ठी पकड़ा दी कि भाई हम तो नहीं जा रहे, हमारे एक मित्र इंडिया में खाली बैठे हुए बढ़िया कॉर्पोरेट मामले के जानकार हैं, आप इनको बात कर लीजिए, अभी खाली हैं, फुर्सत है, बेरोजगारी है, आप ले जाएंगे तो शायद चले जाएँ। तो गांधी जी की चिट्ठी पकड़ाई दादा अब्दुल्ला को। दादा अब्दुल्ला ने भारत गांधी जी की चिट्ठी लिखी लंदन से कि भाई हमारे ये मुकदमा है, आप अगर चले तो आपकी व्यवस्था हम करते हैं। गांधी जी भी खाली बैठे थे, तो मंजूरी दे दी कि ठीक है चला जाए। फिर जब मंजूरी मिली गांधी जी की, तो दादा अब्दुल्ला थे वो लंदन से वापस लौटे भारत आए, गांधी जी से मुलाकात की, और गांधी जी से मुलाकात करके उनको अपने साथ में लिया। और 1893 में गांधी जी दादा अब्दुल्ला के साथ कहाँ चले? साउथ अफ्रीका के। तो गांधी जी का जो दक्षिण अफ्रीका सफ़र शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1893। अब ये जो 1893 का ईयर है, 1893 का साल है, ये हमारी भारत की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि इस साल कई सारी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। गांधी जी के बारे में भी बातचीत करेंगे, पहले थोड़ा सा 1893 के बारे में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं कि 1893 का साल क्यों महत्वपूर्ण है। यही वो 1893 का साल था कि जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद जी जो थे, बहुत सारे छात्रों के आदर्श होते हैं, जो तैयारी में पढ़ाई लिखाई वाले छात्र होते हैं, उनके कमरे में आप देखेंगे और किसी व्यक्ति की तस्वीर हो चाहे ना हो, स्वामी विवेकानंद जी की एक तस्वीर बढ़िया से लगी होगी, तो छात्रों के आदर्श माने जाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो उनका जो सबसे फेमस उनका जो काम था कि शिकागो के विश्व धर्म संसद जो था, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और बहुत जोरदार भाषण दिया था। तो उसी के बाद वैश्विक पटल पर स्वामी विवेकानंद की पहचान हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो के विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था, तो वो कौन से साल दिया था? 1893। तो इसी साल स्वामी विवेकानंद भी पॉपुलर हुए थे। स्वामी विवेका, ठीक। इसी 1893 के साल में एनी बेसेंट का भारत आगमन हुआ। एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, तो एनी बेसेंट 1893 में ही भारत आई थी। और इसी 1893 में एक और बड़ी घटना हुई थी कि जैसे महाराष्ट्र का आप देखिए, जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है गणपति महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो जो गणपति फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पहले वहाँ पर इतने बड़े और भव्य पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। जैसे उत्तर भारत में महिलाएं पूजा करती हैं छतों पर, वैसे वहाँ भी मनाया जाता था। जो गणपति का आप जो भव्य रूप देखते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ 10 दिन तक रखी जाती हैं, उसके बाद जयकारे लगाए जाते हैं और भक्ति भजन चलता है, कीर्तन चलता है, 10 दिनों तक बिल्कुल मेला लगा रहता है। तो ये जो गणपति उत्सव की बहुत भव्य रूप से मनाने की, बाजे गाजे के साथ मनाने की जो शुरुआत थी, ये एक्चुअली गणपति का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ था। और ये गणपति का राजनीतिक इस्तेमाल किया था तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि तिलक लोगों को इकट्ठा करना चाहते थे, यूनाइट करना चाहते थे, लोगों को एक जगह इकट्ठा करवा होने से क्या होगा कि लोगों के अंदर एकता की भावना होगी, भाईचारे की भावना होगी, जयकारे लगाएंगे, थोड़ा सा जोश और उत्साह का संचार होगा। और इसी एकता और जोश और उत्साह जो गणपति के बहाने इकट्ठा हुआ है, इसी का इस्तेमाल हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करेंगे। तो गणपति को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करना शुरू किया था तिलक ने। और ये जो तिलक ने शुरुआत की थी, ये कब की थी? 1893।
तो महाराष्ट्र का जो गणपति फेस्टिवल है, गणपति उत्सव है, वो कब शुरू हुआ? 1893, जो बड़े पैमाने पर आप देखते हैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और ये शुरुआत किसने की थी? तिलक की देन है, ठीक। तो तिलक ने ही शुरू किया था। तो 3 चीज़ें बताई 1897 में। एनी बेसेंट का भारत आगमन, आयरलैंड से भारत आई, स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का प्रसिद्ध भाषण, और महाराष्ट्र के गणपति उत्सव की शुरुआत। और चौथी बड़ी घटना गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका गमन, कि गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका। किसके साथ गए थे? दादा अब्दुल्ला के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, फिर दक्षिण अफ्रीका में इनको अपना कामकाज शुरू किया इन्होंने। तो इसी साल, जिस साल ये गए थे 1893 में ही, तो इनको डरबन से इसी अपने केस के सिलसिले में डरबन से प्रिटोरिया तक जाना था। डरबन से प्रिटोरिया तक का सफ़र था। तो इनका जो ट्रेन में रिजर्वेशन कराया गया था, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में रिजर्वेशन था। तो 7 जून 1893 गांधी जी ने डरबन से अपना सफ़र शुरू किया और डरबन से आगे बढ़े तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है पीटर मेरिट्सबर्ग। तो ये पीटर मेरिट्सबर्ग डरबन के तुरंत बाद पड़ा। तो जब पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर पहुंचे 7 जून 1893 को, जब ट्रेन पहुंची रात में, तो वहां पर कुछ अंग्रेज गांधी जी के डिब्बे में चढ़े और उनको डिब्बे से उतर के बोला कि आपको 3rd क्लास के डिब्बे में जाकर सफ़र करना होगा। गांधी जी ने कहा कि भाई हमारे पास 1st क्लास का टिकट है। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, 1st क्लास के डिब्बे में केवल अंग्रेज चल सकते हैं, कोई भी भारतीय या कोई अफ्रीकी 1st क्लास के डिब्बे में नहीं चल सकता, भले ही टिकट हो चाहे ना हो। और सीधा उनको मार्केट की ट्रेन से उतारा गया और कहा गया कि 3rd क्लास के डिब्बे में जाके चढ़ जाओ। गांधी जी ने इस बात का विरोध किया कि भाई ये गलत है, रंगभेद नीति गलत है। उस समय रंगभेद नीति अफ्रीका में अपने चरम पर थी। गोरे काले का भेदभाव बहुत ज़्यादा किया जाता था। पब्लिक प्लेसेस पर जो होते थे, जो अच्छी चौड़ी सड़कें होती थी, उस पर केवल अंग्रेज लोग चलते थे। भारतीयों के लिए टूटी फूटी सड़कें और टूटी फूटी गलियाँ होती थी। पब्लिक प्लेसेस पर भी बिल्कुल रिजर्वेशन होता था कि जो पार्क होते थे, जो बेंचेस होते थे, उस पर लिखा होता था इंडियंस और ब्लैक्स आर नॉट अलाउड टू सिट हियर, कि भारतीय और अश्वेतों यहाँ पर बैठने के लिए अलाउ नहीं होते थे, केवल खड़े हो सकते थे। सीट पर बैठने की परमिशन केवल अंग्रेजों के लिए थी। तो बहुत ज़्यादा भेदभाव था। और 1st क्लास के डिब्बे में भी चढ़ने की परमिशन नहीं थी। अब गांधी जी चढ़ गए थे तो उनको ट्रेन से उतारा गया। गांधी जी ने विरोध किया कि भाई हम 3rd क्लास के डिब्बे में नहीं जाएंगे, हम 1st क्लास में ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। रुक गए वो। स्टेशन मास्टर को बुलाया गया। स्टेशन मास्टर ने भी अंग्रेजों का फेवर लिया और कहा कि आपको बहुत कुछ करना है, तो शिकायत कर दी। उन्होंने शिकायत पुस्तिका में अपना दर्ज कराया, लेकिन उन्होंने 3rd क्लास के डिब्बे में जाने से इनकार कर दिया। बिना गांधी जी के ट्रेन आगे चली गई। यहाँ पर पूरी रात उन्होंने ठंड में गुजारी। जब पूरी रात उन्होंने पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर 7 जून 1893 को ठंड में गुजारी, तब उनको समझ में आया कि भाई ये जो रंगभेद नीति कितने भयानक तरीके से लागू है। अब रंगभेद नीति ऐसा नहीं था कोई बड़ी नई चीज़ थी। रंगभेद नीति भारत में भी होता था, रंगभेद जो था वो अफ्रीका में भी होता था, रंगभेद लंदन में भी था। शुरुआत में गांधी जी को पता नहीं चला। गांधी जी को कब पता चला? जब खुद उनके साथ हुआ। बाकियों के साथ होता था उनको अंदाज़ा नहीं लगता था, जब उनको साथ हुआ तो जब खुद को ठोकर लगी तब उनको अकल आई। तो जब ठोकर लगती है तभी अकल आती है, बादाम खाने से अकल नहीं आती। तो वही गांधी जी को जब ठोकर लगी तो अकल आई और इन्होंने फिर इसी रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया और उस समस्या को जड़ से उखाड़ने की कोशिश की। और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इस रंगभेद नीति के खिलाफ तुरंत अभियान चलाना शुरू कर दिया और राजनीति वहीं से शुरू की। तो जैसे ही उनको चोट लगी तुरंत उन्होंने शुरुआत कर दी। अब उनका जो अफ्रीका का सफ़र था, अफ्रीका की जो राजनीति थी साउथ अफ्रीका की, वो साउथ अफ्रीका के इतिहास के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे इतिहास में गांधी जी का महत्व तब शुरू होता है जब वो भारत लौट के आते हैं, कि भारत लौट के आए और भारत आके उन्होंने क्या क्या काम किया। खैर, दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने कई सारे काम किए थे। तो गांधी जी के साउथ अफ्रीका के कुछ कारनामे, क्या क्या किया उन्होंने, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद भारत कैसा है, किन परिस्थितियों में, उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका में उन्होंने 1894 में इसी घटना के बाद नटाल कांग्रेस की स्थापना की। यानी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या क्या किया? 1894 नटाल कांग्रेस। तो नटाल कांग्रेस बनाया, वहाँ के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया। फिर 1899 में हालांकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की। जो बोअर वॉर चल रहा था हॉलैंड डचों के खिलाफ, तो उसमें ब्रिटिश सरकार की उन्होंने मदद की। तो इनको बोअर पदक भी मिला 1899 में। 1899 में गांधी जी को क्या मिला? बोअर पदक।
ये जुलू जनजातियों के खिलाफ था तो उसको जुलू मेडल भी कहा जाता है। ठीक। फिर एक बार आपको बताया था कि भारत भी आए थे और कलकत्ता के कांग्रेस सेशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1901 के 1901 कलकत्ता। तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया गांधी जी ने। हालांकि दीन शाही वाचा उस कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट थे, हालांकि बहुत सक्रिय रूप से नहीं, लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने कार्य किया। फिर 1904 में डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया। 1904 फिनिक्स आश्रम ये डरबन में इन्होंने बनाया था 1904 में। तो फिर इन्होंने 1906 से आंदोलन करना शुरू कर दिया था। 1906 में पहला सत्याग्रह, जो धरना देते हैं ना सत्य के प्रति आग्रह, तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था ये 1906 में। जितने फैक्ट लिख रहे हैं ये सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह अफ्रीका में कब प्रारंभ किया? 1906 में। यहीं से सत्याग्रह का इनका प्रथम प्रयोग शुरू होता है और इसी के बाद उनको अरेस्ट किया गया। और गांधी जी की पहली जो जेल यात्रा थी 1908 जेल यात्रा। तो जेल यात्रा का जो उनका अनुभव रहा था वो साउथ अफ्रीका से ही शुरू होता है, दक्षिण अफ्रीका से ही जेल जाना शुरू कर दिए थे। फिर इसके बाद 1910 में इन्होंने जोहानिसबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। 1910 टॉलस्टॉय जोहानिसबर्ग में बनाया। ठीक। इसके बाद फाइनली जब वहाँ इन्होंने अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर भी चलाया था जिसको कहा जाता है इंडियन ओपिनियन, 1903 में चलाया था। इंडियन ओपिनियन 1903 यहाँ पर आएगा। 1903 इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी ने कब चलाया था? 1903 में। कहाँ से चलाया था? अफ्रीका से ही उन्होंने चलाया। खैर, वहाँ पर सारे काम किए, वहाँ की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में उनका महत्व तब शुरू होता है जब वो भारत लौट के आते हैं। गांधी जी भारत कब लौट के आते हैं? तो गांधी जी जो भारत लौट के आते हैं, जैसे आप देखिए हर साल भारत में NRI दिवस मनाया जाता है, अप्रवासी भारतीय दिवस। तो NRI दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं? तो NRI दिवस जो मनाते हैं हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। तो 9 जनवरी को हर साल NRI दिवस यानी अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे 9 जनवरी को। इसीलिए जब अप्रवासी भारतीय दिवस मनाने की शुरुआत की गई तो कितनी तारीख को किया गया? 9 जनवरी को ही शुरू किया गया। ठीक। तो गांधी जी भारत कब लौट के आए? 9 जनवरी 1915। गए कब थे? 1893 में। ठीक है, लगभग 21 साल उनका जो था वो दक्षिण अफ्रीका में बीता। तो जब वो भारत आते हैं तो भारत के लिए उनको बहुत सारी उम्मीदें थीं, बहुत सारी योजनाएं थीं। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलनों को बहुत सफलता मिली, उनके तौर तरीकों को बहुत सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़े नेता के रूप में वो स्थापित थे। तो वही उन्होंने सोचा था कि भारत चलेंगे, भारत भी राजनीति करेंगे और वहाँ पर भी अपने आंदोलन जो अफ्रीका में एक तरीके से उन्होंने प्रयोग किए थे उन्हीं प्रयोगों को भारत में लागू करेंगे और भारत को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाएंगे। तो बहुत सारी उम्मीदों, बहुत सारी योजनाओं, बहुत सारी आकांक्षाओं के साथ उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा। लेकिन जैसा गांधी जी भारत सोच के आए थे वैसा भारत था नहीं एग्जैक्टली। उन्होंने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा इंडिया था नहीं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में आपको बताया गांधी जी सबसे बड़े नेता थे और अकेले वही थे। यहाँ पर भारत में उनसे बड़े बड़े नेता थे और ढेर सारे थे। अभी जो गांधी जी राजनीति की शुरुआत करने वाले थे वो यहाँ पर बहुत पहले आपको बताया कि नरम दल, गरम दल, मारपीट, जूता चप्पल फिर इकट्ठा होकर लोग बैठ चुके थे। यानी जो सोचने वाले थे उसके बहुत आगे जाके लोग पीछे आके बैठ चुके थे, बड़े बड़े योद्धा लोग थे। यहाँ पर गांधी जी अकेले नहीं थे। तो शुरुआत में उनको उतना भाव नहीं मिला, उतना उन्होंने कोशिश की। जब ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश की तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको समझाया कि भाई ज़्यादा तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि पैदा हुए हो राजा के घर में, ठीक, काम किए हो अफ्रीका में, पढ़ाई की हो लंदन में, और ये है इंडिया।
न राजा का घर है, न लंदन की पढ़ाई, न अफ्रीका का मैदान है। पहले भारत को देखो, भारत क्या है, भारत को देखो, समझो, जानो, लोगों से मिलो जुलो। जब भारत को समझ पाओगे तब यहाँ पर कुछ कर पाओगे। तो पहले भारत को जानो। अब गांधी जी लगा कि कहाँ अफ्रीका में इतने बड़े नेता, कहाँ यहाँ पर नौसिखिए की तरह सिखाया जा रहा है। गोखले जी ने कहा कि पहले भारत भ्रमण कीजिए, भारत को देखिए। तब गोखले जी की सलाह पर गांधी जी ने भारत भ्रमण करना अपना शुरू कर दिया था। तो उसी भारत भ्रमण के समय उन्होंने 2 आश्रम बनाए थे। सबसे पहले 1915 में, 1915 में सत्याग्रह नाम से उन्होंने आश्रम बनाया था कोचरब में, सत्याग्रह आश्रम। तो सत्याग्रह आश्रम कहाँ था? कोचरब में। और यहीं पर 1915 में ही उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। अहमदाबाद में बनाया था साबरमती आश्रम, कोचरब भी अहमदाबाद में ही, ठीक। तो ये जो सत्याग्रह आश्रम, साबरमती आश्रम है, 1915 में बनाया। और पूरे भारत का भ्रमण करना शुरू किया उन्होंने, और पूरे देश लगभग भ्रमण किया। अब जब 1 साल में उनका भ्रमण पूरा हुआ तो अगले साल 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये पहुँचते हैं भाग लेने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। तो जब लखनऊ सेशन में गांधी जी पहुँचते हैं तो यहाँ भी वही हालत, यहाँ भी बड़े बड़े नेता पहले से मौजूद थे, बड़े बड़े कद्दावर योद्धा। तो मंच पर तो क्या, आगे उनको बैठने की जगह नहीं मिली, उनको ले आके सबसे पीछे कुर्सी पर बिठा दिया गया। यानी यहाँ भी बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा, तो उनको ले आके एकदम पीछे सरकाया गया। अब जाके पीछे बेचारे शांति से बैठे हुए मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। मौका मिला, अब क्यों मिला, कब मिला, कैसे मिला, किसने दिया, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना है। उम्मीद है गांधी जी की बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम लोग गांधी जी की राजनीतिक शुरुआत के बारे में अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए।